सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी बच्चे हैं जो सभी के सभी मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ सभी के सभी सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। तो मैंने कॉस्ट शीट के लिए ये चैप्टर लेकर आया हूँ, कॉस्ट शीट और जॉब एंड बैच कॉस्ट शीट। इसके अंदर मैंने कंप्लीट चैप्टर दोनों का दोनों डाल रखा है। दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं और यहाँ पे थ्योरी भी समझा रखी है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। सो प्लीज़ सारे के सारे बहुत ही अटेंटिव हो कि मेरी वीडियो को देखें। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, इन दो चैप्टर में आपके 40 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। जो आपका इग्नू का पेपर होने वाला है उसमें कॉस्ट अकाउंट में जितने बीकॉम के बच्चे हैं उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ये वीडियो देखिए बहुत ध्यान से, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। फिर इसके बाद एक और वीडियो डाल रहा हूँ मैं 1 घंटे के बाद। उसके अंदर मैं आपको रिकन्सिलेशन और प्रोसेस अकाउंट डालूंगा, जिसमें जहाँ पे 40 नंबर और पूरे हो जाएंगे। 40 या 20 नंबर तो कंफर्म आएंगे ही वहाँ से। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप कंटिन्यू कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, फ्री में पीडीएफ देता हूँ, सब कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम पे काफ़ी बच्चे हैं जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देता हूँ, कोई चार्जेस नहीं लेता। हालांकि बच्चे कहते हैं कोई चार्जेस है, नहीं, मैं कोई चार्जेस नहीं लेता बाकी के यूट्यूबरों की तरह से। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं इतनी मेहनत के बदले में, ठीक है। और बाकी शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि और ज़्यादा वो। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैसे हो बच्चों? सभी बच्चे जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं कॉस्ट शीट जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड चैप्टर लेने वाला हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, मैं आपको बता दूँ, मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, ठीक है, आईपी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। दूसरी बात ये है कि मुझे पता है, कई सालों से 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मुझे ये पता है कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं कि सर एग्ज़ाम टाइम में अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और ऐसा कुछ तरीका बताओ जिसमें 3 से 4 घंटे में हम करके कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल प्लस में थ्योरी दोनों ही कंप्लीट कर लें। तो बेटा ये न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों कंप्लीट करा दूंगा मैं। आपके 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से 3 न्यूमेरिकल करवा दूंगा। और बोलिए, कम से कम 4 न्यूमेरिकल आते हैं, 3 तो करवा दूंगा। अब ये जो न्यूमेरिकल है, इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है 3 चैप्टर में से 2, कॉस्ट शीट, जॉब एंड बैच कॉस्ट शीट और रिकंसिलिएशन। यहां से 2 क्वेश्चन कंफर्म में आएंगे तो आएंगे ही। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या करवाने वाला हूं? इस वीडियो के अंदर कॉस्ट शीट करवाने वाला, जॉब एंड बैच कॉस्ट शीट करवाने वाला और रिकंसिलिएशन करवाने वाला। ये दोनों चीज मैं इसमें करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और यहां पे मैं आपको इस चीज का ट्रस्ट दे रहा हूं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप कॉस्ट शीट उस लेवल पे सीख जाओगे और रिकंसिलेशन जो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही मतलब ना, कहते हैं जो काम की चीजें हैं उन्हीं को यूज करके मैं आपको कॉस्ट शीट सिखा दूंगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, बस ये वीडियो मेरी पूरी देख लेना। इसको स्पीड से मत देखना, आराम से देखना, क्योंकि एक एक चीज समझा रखी है, लेकिन कम टाइम में मैं पूरा कवर करा दूंगा। 2 घंटे की हो सकता है ये वीडियो हो, या 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो। इसके अंदर तीनों चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा विद क्वेश्चन। यहां तक ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। कॉस्ट शीट के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करवाऊंगा, जॉब एंड बैच कॉस्ट शीट के 2 से 3 करवाऊंगा, रिकंसिलिएशन के 3 से 4 करवाऊंगा, ठीक है। तो नो डाउट आपका अच्छे से, मतलब कह रहा हूं ना, अच्छे से करवा के भेजूंगा। चलिए जानते हैं कॉस्ट शीट को, समझते हैं कॉस्ट शीट होती क्या है। देखिए, कॉस्ट शीट देखा जाए कि एक स्टेटमेंट होती है। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होती है जो हम किस लिए बनाते हैं। हमारा बनाने का मेन पर्पस होता है कि हम कॉस्ट शीट इसलिए बना रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना है, ठीक है। सपोज आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना है, तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसकी कॉस्ट निकालोगे। कोई भी गुड्स लेकर आ रहे हो बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो आप उसकी 1 यूनिट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 यूनिट को, 1 यूनिट की कॉस्ट मेज़र करोगे। अब आप कह रहे होगे 1 यूनिट की कॉस्ट जब मेज़र करते हैं ना बेटा, उसी को हम लोग, पता है क्या कहते हैं, उसी को हम लोग यूनिट कॉस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग यूनिट कॉस्टिंग कहते हैं।
इस चैप्टर के अंदर वही पढ़ना है। कॉस्ट इज अ स्टेटमेंट। कॉस्ट क्या होती है? स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर फॉर असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट की, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालता है प्लस में प्रॉफिट निकालता है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक पिक्चर देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरी कॉस्ट शीट याद हो जाएगी। क्योंकि एक स्टेटमेंट होते हैं, उस स्टेटमेंट को लर्न करना होता है बच्चों को। चलिए जानते हैं वो कैसे स्टेटमेंट होती है। चलिए देखते हैं। ये ले, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ बच्चे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो आपको एक बेचारा गरीब सा किसान दिखाई दे रहा होगा। ये गरीब सा किसान है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन प्रोसेस होता है कैसे। अगर आप किसी चीज को, रॉ मटेरियल को, देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को कहाँ लेके जा रहे हो? फिनिश गुड्स तक लेकर जा रहे हो, ताकि उसको मार्केट में सेल कर सको। यूज करने वाली चीज में, मतलब एक ऐसे गुड्स को जो यूज नहीं हो सकता, उसको आप इस कंडीशन में लेकर आते हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हो, ताकि आप उसको इजिली यूज कर सको। तो ये जो प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। पहले एक किसान है बेचारा, हल चला रहा है, गरीब किसान। ये रहा, देखो ना, ये बेचारा गरीब सा किसान है, ये बेचारा हल चला रहा है और मेहनत करके ना रॉ मटेरियल बनाता है। रॉ मटेरियल जैसे ये गेहूं, चावल, ये सब, इन सब चीज़ों से मैदा, बिस्किट, ये सब बनते हैं। जो आप बिस्किट खाते हो भाई, बिस्किट का मेन रॉ मटेरियल तो वही है, मैदा है। मैदा कहाँ से आता है? चावल से आता है। चावल कहाँ से आता है? खेतों से आता है। तो भाई इसने क्या किया? फील्ड के अंदर वर्क किया और वहां से रॉ मटेरियल निकाला। अब उस रॉ मटेरियल को निकालते वक्त जो उस पर लेबर, डायरेक्टली लेबर कंज्यूम जो हो रही है उस रॉ मटेरियल पे, ठीक है, तो वो अलग ही होगी, अलग से उसकी भी कॉस्ट आएगी। रॉ मटेरियल जितना तुम बना रहे हो उसकी कॉस्ट आएगी, प्लस में उस पर लेबर कितना लग रहा है डायरेक्टली, वो भी देखोगे। और लेबर और मटेरियल के अलावा जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो उस मटेरियल पे किए जाते हैं, वो सारे एक्सपेंस क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, वो भी देखोगे। जब ये तीनों कॉस्टों को जोड़ दोगे, ये तीन खर्चे तुम्हारे खेत के टाइम में, प्रोडक्शन के टाइम में, रॉ मटेरियल को बनाते वक्त हुए हैं। अब जब इन तीनों को आपने ऐड कर दिया, तो ये जो आपकी कॉस्ट आ रही है, इस कॉस्ट को हम लोग पहली कॉस्ट कहते हैं, फर्स्ट कॉस्ट, दैट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइमरी कॉस्ट कह लो या प्राइम कॉस्ट कह लो, बात तो एक ही है। अब जब ये रॉ मटेरियल, मान लो राइस हो गया या गेहूं हो गया, कुछ भी हो गया, तो इससे आप बिस्किट बनाने के लिए फैक्ट्री में भेजोगे। अब जब ये फैक्ट्री में जा रहा होता है, तो फैक्ट्री में जब जाता है तो फैक्ट्री में कुछ खर्चे होते हैं। लेब, फैक्ट्री में कुछ मजदूर है जो उस पर काम करेंगे, उसे बिस्किट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारा वर्क होगा, फैक्ट्री का रेंट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, पावर कंज्यूम होगा, रेंट लगेगा, मशीन यूज होगी, तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये सारे खर्चे होते हैं। तो ये सारे खर्चे अगर आप क्या करो, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दो। जैसे इसको प्राइम कॉस्ट में ऐड करोगे, तो ये अब चीज बन के तैयार होगी फैक्ट्री की कॉस्ट पे। यानी फैक्ट्री में जो चीज बनती है उसे फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, जो खर्चों को ऐड करके जो तैयार की जाती है। अब जब फैक्ट्री में तैयार होगी, तो फैक्ट्री से बाहर निकाल के ऑफिस में भेजो, हिसाब किताब करने के लिए, कितना माल बना है, कितना नहीं है, आगे बेचने के लिए जाना है, ठीक है। तो ऑफिस में जब जाएगा, तो ऑफिस में क्या होगा? एडमिन का खर्चा होगा। तो ऑफिस में, ऑफिस का रेंट जाता है, फर्नीचर होते हैं, अकाउंटेंट सारा हिसाब किताब रखता है, उसकी सैलरी जाती है, डायरेक्टर होता है, उसकी सैलरी जाती है। तो ये सारे काम जब करेंगे, तो भाई इनका भी तो एक्सपेंडिचर है, तो ये सारे अपने पैसा लेंगे, ठीक है। तो ये जब ऐड कर देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हमने इतनी कॉस्ट पे चीजों को प्रोड्यूस किया है। और या तो आप उसको सीधा कह सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जिस गुड्स को आप बेचने जा रहे हो उसकी कॉस्ट इतनी है। बेचने जा रहे हो, बेच नहीं रहे हो, बेचने जा रहे हो, बिकेगा ये पता नहीं है, लेकिन बेचने जा रहे हो, तो ये उसकी कॉस्ट हो गई। अब जब बेचने जाओगे, तो बेचने के लिए भाई सेल्समैन चाहिए, जो घर घर जाके चीजों को बेचेगा। एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा ताकि लोग हमारे पास आए, शोरूम में सामान खरीदने आए। शोरूम में सामान रखा होगा, बेचने के लिए भेजेंगे, तो शोरूम का रेंट जाएगा, तो ये सारे गोडाउन का खर्चा जाएगा। तो ये सारी जो एक्सपेंसेस होते हैं सेलिंग करते वक्त और डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त, जब ये चीजें बन के तैयार हो गई है, बिकने के लिए तैयार है, लेकिन अभी इसमें ये खर्चे बाकी है,
तो इनको जब ऐड कर देते हैं तो फाइनली जो कॉस्ट आती है वो कहलाती है टोटल कॉस्ट। चलो अब तो सब कुछ बन के तैयार हो गया है, फाइनली सारा खर्चा हो गया। अब जाहिर सी बात है कि खर्चे तो हो गए हैं, तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, चीज़ों को कस्टमर तक पहुंचाना। लेकिन कस्टमर तक जब पहुंचाएंगे तो हमारी कॉस्ट जब आएगी तो उसके अंदर अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करेंगे। जी ऐड कर दो। और जब अपना प्रॉफिट ऐड करके इस कस्टमर के पास चीज़ों को भेजेंगे तो यही कहलाती है सेलिंग प्राइस। आई थिंक आपको ये डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सारे आइटम याद करवा दिए, सारे आइटम याद करवा दिए। पहली होती है, याद करो, फर्स्ट होती है प्राइम कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं। फिर इसमें फैक्ट्री एक्सपेंस को ऐड करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस और एडमिन ओवरहेड को ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब इसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कहानी कहानी में सब कुछ याद करा दूंगा। पूरी कॉस्ट शीट ना, ये जो है कॉस्ट शीट जो एग्जाम में आ रही है, कभी जिंदगी में किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देख लो। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके कुछ आइटम्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातों को समझ लेते हैं। अगर आपको ये पता हो कॉस्ट शीट के बारे में, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, पहला देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक चीज़ याद रखिएगा, जो हर चीज़ बातें हैं वो मैं आपको एकदम से सारी की सारी एक साथ सारी बातें मैं समझा देता हूँ, फिर इसको हम रीड कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम अपना पैसा लगा रहे हैं, बाहर का पैसा नहीं लेंगे। अजम्पशन यही होती है। तो अपना पैसा लगाएंगे तो अपने पैसे पे क्या ही वो करना, अपना पैसा तो अपना पैसा है। लेकिन बाहर का पैसा लेते हैं तो बाहर के पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बेटा ऐसा है, बाहर का पैसा हम इधर अगर क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट वर्ड लिखा हो ना तो उसको इग्नोर मार देना, क्योंकि इंटरेस्ट जो फाइनेंशियल नेचर की चीजें हैं, फाइनेंस जो हम करेंगे, पैसे फंड लेंगे, ये सब यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाती है, इसकी कॉस्ट नहीं की जाएगी। और ऐसी चीजें जो एबनॉर्मल है, जो हो भी सकती है नहीं भी, इन चीजों को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल चीजों में बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इस बात को समझते हैं। फिर आपका आता है सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं। तो ये सारे के सारे एक यूनिट की कॉस्ट निकलने के बाद फिर बहुत सारी यूनिट बनाएंगे हम, सारी यूनिट बनाएंगे, देखेंगे हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। अगर मान लो सारी यूनिट बना दी और पता चला प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो बेटा फिर तो कहना काम से। इसलिए एक यूनिट बना के देखेंगे हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, क्या ये सेल करने में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। चलिए तब सेलिंग प्राइस डिसाइड किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इससे कौन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले ये कि लार्ज यूनिट जब बनानी होती है, दिस कॉन्सेप्ट टेक्निक्स इज अडॉप्टेड बाय दोज मैन्युफैक्चर कंसर्न विच आइडेंटिकल गुड्स ऑन लार्ज स्केल। बहुत लंबे स्केल पे जो बनाना चाहते हैं वो लोग इस क्या नाम है टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं। दूसरी बात कि ये टेक्निक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेन क्या कर रहे हैं, मेन हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे मेन हम कर रहे हैं सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। इसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल, जितनी गुड्स हम सेल करेंगे उसकी कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस निकालना, जो हम यूनिट सेल करने वाले हैं उसका कॉस्ट निकाल के दे देना। दूसरी बात, डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम यहाँ पे दूसरा भी हो सकता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम चार्जेबल एक्सपेंस भी हो सकता है। तो कोई नहीं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में ही कंसिडर किया जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पे बातें कही गई, साफ साफ कहा गया सर एबनॉर्मल खर्चों को मत जोड़ना, मत देखना, देखना तक मत, फाइनेंशियल नेचर की भी चीज़ों को मत देखना। बैड डेब्ट्स एग्जांपल है, कैश डिस्काउंट एग्जांपल है, इंटरेस्ट ऑन लोन इसका एग्जांपल, इसका जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिए जाते, कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिए जाते। कॉस्ट अकाउंट हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया जाता है और नॉर्मल चीज़ों को देख के बनाया जाता है। आगे देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये बेटा बाद में करना, अभी समझने की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो कोई चीज़ स्क्रैप निकल गई है, लेट्स सपोज आपके पास स्क्रैप निकला है, तो इस स्क्रैप का क्या करोगे, तो स्क्रैप को बेच देंगे। अब बेचने से पैसा तो आएगा ही। आप किसी चीज़ की कॉस्ट बना रहे हो 100 रुपये और 10 रुपये का स्क्रैप निकल गया, तो बताओ कितना खर्चा होगा, 90 रुपीज़ ना, क्योंकि 10 रुपये तो रिकवर हो गए। तो आप क्या करो, रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में से माइनस कर दो, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस कर सकते हो। फैक्ट्री में ही चीज बनती है ना, तो फैक्ट्री के खर्चों में से माइनस कर दो। ठीक है, या यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। आगे चलते हैं,
फिर उसके बाद देखते हैं 8th पॉइंट जो है वो है हमारा सेल प्राइस। क्वेश्चन में कहा गया, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, ऑफिस ओवरहेड क्या है, इन सब के बारे में नहीं लिखा हुआ, सीधा कॉस्ट लिखा हुआ है, इनके आइटम भी नहीं लिखे हुए हैं, सीधा ओवरहेड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये इतना खर्चा हुआ, ये इतना खर्चा हुआ, तो आप सीधा सेल्स प्राइस निकालोगे, उसके लिए सारे खर्चों को जोड़ दोगे, टोटल कॉस्ट को ऐड कर दोगे, और टोटल कॉस्ट में क्या कर दोगे, प्रॉफिट को ऐड करके सेल्स प्राइस निकाल लोगे। अब जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो बेटा एक बात याद रखना, कॉस्ट शीट दो तरह की होती है, एक सिंपल कॉस्ट शीट होती है, एक स्पेसिफिक कॉस्ट शीट होती है। सिंपल कॉस्ट शीट कैसे बनती है और स्पेसिफिक कैसे बनती है, दोनों को डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं, समझते हैं। सिंपल कॉस्ट शीट, सिंपल कॉस्ट शीट मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आपको, वो एग्जांपल उसी का था। सिंपल कॉस्ट शीट सिंपल सी बात है, एक चीज याद रखना, सिंपल दो चीज, जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं ना तो हमारे पास तीन तरह के गुड्स होते हैं। एक होता है, तीन तरह के गुड्स कौन कौन से होते हैं पहले समझ लो, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है WIP, और एक होता है फिनिश गुड्स। ये तीन तरह के आपके स्टॉक होते हैं, गुड्स होते हैं। तो याद रखना, अगर इनका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया गया हो तो ही आप स्पेसिफिक बनाओगे, वरना अगर इनके बारे में कोई मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं गई, तो सिंपल सी कॉस्ट शीट बनती है। ठीक है, अब बाद में बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, इनकी वो स्पेसिफिक बनती है। पहले सिंपल कॉस्ट शीट को समझते हैं। सर मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में बताया था, वर्ड्स में बताया था, कहा था बेटा ऐसा है कि डायरेक्ट मटेरियल, देख ले बेटा यहां पे ध्यान दे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड कर, प्राइम कॉस्ट आएगी, आई कि नहीं आई। फिर इसमें फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, ये तीनों नेम से जाने जाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को इन तीन नाम से जाना जाता है, ये ऐड कर दे बेटा। फैक्ट्री और वर्क या मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आ जाएगी। ऑफिस एडमिन ओवरहेड ऐड कर दे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COGS आ जाएगा। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। प्रॉफिट ऐड कर दे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ले, या लॉस ऐड माइनस कर दे। मैंने ये सारा बताया था, बिल्कुल वही है, वही एग्जाम्पल है, बिल्कुल अलग नहीं है भाई। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे समझते हैं। सर स्पेसिफिक कॉस्ट शीट क्या है। सर स्पेसिफिक कॉस्ट शीट को समझने से पहले कुछ बातों को समझते हैं। देखो, जब आप स्टॉक देखते हो, जब किसी इंसान का सामान क्या होता है, आता है और जाता है, किसी इंसान का सामान थोड़ा सा बनाने का है, उस पर पैकिंग करके उसको आगे बेचना होता है या अपना थप्पा लगा के बेचना होता है, तो वो लोग सिंपल कॉस्ट शीट बनाते हैं, क्योंकि ना तो उनका ओपनिंग होता है ना तो उनका क्लोजिंग होता है, स्टॉक एंड ट्रेड में डील करते हैं। लेकिन जिन बंदों का काम मैन्युफैक्चरिंग का होता है, वो तीन तरह के स्टॉक होते हैं। पहला रॉ मटेरियल लेकर आते हैं वो मार्केट से। अब रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में जब यूज करते हैं तो वो WIP में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये फैक्ट्री में वो बन के तैयार हो गया, पर वो बिकने के लिए अभी नहीं गया। अब देखो, अगर बिकने के लिए नहीं गया तो इसका क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, तो वो रख लेते हैं, और आगे उसको बेचने के लिए जब बेचते हैं तो वो फिनिश गुड्स बन जाता है। याद रखना, तीसरा गुड्स जो होता है वो फिनिश गुड्स होता है। जब ये तीन गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दी गई होती है तो ही हम स्पेसिफिक कॉस्ट शीट बनाते हैं। इन तीनों की ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक दिया गया होगा तभी हम बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। स्पेसिफिक कॉस्ट शीट, यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक कॉस्ट शीट कैसे बन रही है। सर स्पेसिफिक कॉस्ट शीट बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम लिया जाता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम क्यों, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम रॉ मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो वहाँ पे क्या होता है, पहले स्टॉक हम खरीद के लाते हैं, पहले से पड़ा होता है ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का है वो इस साल पहले यूज करेंगे। पहले यूज किसको करेंगे, जो पिछले साल का है वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। और जितना रॉ मटेरियल आप खरीद के लाए वो यहाँ पे ऐड कर दो, और जितना आपका बच गया वो माइनस कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मान लो 1000 यूनिट आपके पिछले साल के पड़े थे, तो पहले इसको बनाओ। 500 इस साल के हैं, खरीद के लाए हो, चलो इसको ऐड कर दो, और 300 यहाँ पे बच जाएंगे। तो 300 बच जाएंगे तो टोटल मिलाकर यूज कितने होंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे टोटल मिलाकर यूज हुए हैं 1200। बस ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब जितना यूज हुआ है। फिर डायरेक्ट वेजेस को ऐड कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दो, प्राइम कॉस्ट आ गया आपके सामने। प्राइम कॉस्ट आने के बाद उसमें फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं, पता ही है आपको।
तो ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। दो तरह की कॉस्ट होती है फैक्ट्री वाली, एक ग्रॉस और एक नेट। अब याद रखना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में क्या करते हैं हम, ओपनिंग WIP जो इस साल का जो पिछले साल WIP बच गया था उसको अभी बना के पूरा बना के भेज दे आगे, और जो इस साल बचने वाला है उसको माइनस कर दे। चल आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसी करेंगे तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्या करेंगे हम लोग, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। इसका मतलब इतने गुड्स अवेलेबल है बेचने के लिए लेकिन इतने बिक नहीं पाएंगे, और जो नहीं बिक पाएंगे उसको माइनस कर दे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और इससे वर्किंग नोट के थ्रू निकालेगा, आगे बताता हूं ऊपर। ये करने के बाद तेरे पास आ जाएगा COGS, और COGS वो चीज होती है जो तू बेचने जा रहा है मार्केट में, उसमें सेलिंग कॉस्ट का खर्चा आएगा तो ऐड कर दे, और जैसे ही ऐड करेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दे, सेलिंग प्राइस तेरे पास आ जाएगा। बोल यहां तक क्लियर है कि नहीं है? सभी बच्चों को क्लियर हुआ यहां तक? ये सारे पॉइंट्स थे। अब ये बात आती है, ये वाली बात, ये वाली जो ये तुम देख रहे हो ना, ये कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, इस वाले पॉइंट्स को। चलिए देखते हैं, ऊपर आते हैं। ऊपर मैंने छुड़वाया था, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में दिया नहीं गया हुआ, ये आपको निकालना होगा। इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स निकालना है। तो आप देख लो, आपने चीज़ों को जब तक बनाया था, ओपनिंग को जब ऐड किया था, तब तक क्या आपका को ओपनिंग नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके और ओपनिंग क्लोजिंग WIP ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया होगा। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करो, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो जितने भी यूनिट बनाने का खर्चा आएगा उस टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, और जितने यूनिट फिनिश गुड्स है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली आ जाएगा। चलिए यहाँ तक हमने देखा है कि कैसे कॉस्ट शीट हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्ट शीट की थ्योरी थी कंप्लीट, ठीक है। इसमें हमने पूरी स्पेसिफिक और ये सारी कॉस्ट शीट पढ़ी समझा, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इसके कुछ क्वेश्चंस करना, ठीक है। वो क्वेश्चंस करने से पहले मैं कुछ खर्चे बता देता हूँ। डायरेक्ट लेबर क्या होते हैं, इन लेबर के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्ट लेबर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्ट लेबर क्या होता है, वेजेस पेड टू वर्कर हु डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट कंप्लीटिंग अ जॉब। जब जॉब को पूरा करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो उस पर जितना काम किया गया उसी को डायरेक्ट लेबर कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्ट लेबर एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये, जैसे कि फर्नीचर फैक्ट्री में करने वाला काम, टेबल बना के उसको वेजेस पेड किया गया, ये सारी चीज़ें। आप फॉर्मर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो इन मटेरियल के अलावा जो होते हैं, देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मटेरियल और लेबर को छोड़कर सारी चीज़ें जो हो गई वो सारी के सारी क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, जो प्रोडक्शन के लिए यूनिट लेकर आ रहे हो ना उस यूनिट पे होने वाले खर्चे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका इस पे लिखा हुआ एग्जांपल, पेटेंट फीस, रॉयल्टी, टेक्निकल कंसल्टेंसी फीस। अच्छा ये सारी चीज़ें जो होती है डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, एक चार्जेबल एक्सपेंस, डिजाइन चार्जेस, ठीक है, ये सब है। पेटेंट फीस, GST भी होगा। अब आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड पे। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, प्राइम कॉस्ट निकालने का तरीका बता रखा है इसने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी भाई साहब, पहली कॉस्ट यही होती है। फैक्ट्री ओवरहेड आर इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इनसाइड द फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर होने वाले सारे खर्चे, जब आप किसी चीज को बना रहे थे, तो फैक्ट्री में जो भी खर्चे हुए सारे फैक्ट्री ओवरहेड होंगे, ठीक है। दिस कॉस्ट हेल्प प्रोडक्शन बट कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक्ड टू सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट से डायरेक्ट लिंक नहीं होते, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना जरूरी नहीं है। फैक्ट्री का रेंट हो गया, ठीक है। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सुपरवाइजर की सैलरी हो गई। तो ये सारे कुछ एग्जांपल है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, लुब्रिकेंट, ऑयल, डेप्रिसिएशन और मशीनरी, फैक्ट्री लाइटिंग है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी। इनडायरेक्ट लेबर क्या होते हैं, फैक्ट्री के अंदर भी होते हैं, वो इनडायरेक्ट होते हैं। और जब कोई चीज़ आता है ना उस पर रैपिंग वैपिंग पैकिंग करते हैं तो उस पर एक मटेरियल यूज होता है जिसे इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, ठीक है। रिपेयर, मेंटेनेंस, वॉचमैन सैलरी, फैक्ट्री टेलीफोन एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, अदर फैक्ट्री ओवरहेड। चलिए आगे देखते हैं।
ये सब होने के बाद फैक्ट्री एक्सपेंस में इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी है ये सब प्राइम कॉस्ट, देखो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या करते हैं हम लोग, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दो तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। चलिए अब ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड देखते हैं। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड वो खर्चे होते हैं जो कि बिजनेस को, देखो दिस एक्सपेंस इनकर्ड फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस ऑफिस, ऑफिस को मैनेज करने के लिए जो भी कंट्रोल करने के लिए खर्चे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑफिस ओवरहेड होते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते, मैन्युफैक्चरिंग के बाद होते हैं, ठीक है, एडमिन से रिलेटेड होते हैं सारे के सारे। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस स्टाफ की सैलरी हो गई, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये देखो ऑफिस स्टेशनरी है, ठीक है, ऑफिस रेंट है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी पावर है, ऑडिट फीस, डायरेक्टर सैलरी, लीगल एक्सपेंसेस, कंप्यूटर मेंटेनेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, प्रिंटिंग, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, स्टाफ सैलरी, और ये आपके अदर एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग जब जहाँ पे एडमिन ओवरहेड ऐड होता था तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। चलिए ऑफिस एडमिन ओवरहेड के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है। ये एक्सपेंस कौन से होते हैं, ये वो एक्सपेंस होते हैं जब हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर तक, तो उस समय जो भी खर्चे होते हैं सारे के सारे सेलिंग ओवरहेड होते हैं। देखिए एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, एडवर्टीजमेंट में खर्चा करें, सेल्समैन सैलरी, सेल्स कमीशन, मार्केटिंग एक्सपेंस, एग्जीबिशन एक्सपेंस, शोरूम रेंट, शोरूम इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पैकिंग एक्सपेंस, वेयर हाउस एक्सपेंस, कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड। डिस्ट्रीब्यूट करते समय जो खर्चे होते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। चलिए यहाँ तक होने के बाद हम लोग समझ लेते हैं, हमें पूरा कॉस्ट शीट समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या करना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा वो दिया हुआ है, एक इम्पोर्ट फॉर्मूले का वो दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इतना आप लोग देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो रेस्ट ले सकते थोड़ी देर और वीडियो को पॉज करके फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जॉब एंड बैच क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। यहाँ पे आपके सामने रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 1 मार्च, यानी ओपनिंग स्टॉक होता है ये 1 मार्च का जो होता है ये आपका ओपनिंग स्टॉक होएगा, ठीक है। जरा क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, 1 मार्च को आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। और ये अगर हम बात करें कि ओपनिंग स्टॉक 1 मार्च और क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च, तो ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, ये वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है, ये फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है। साथ के साथ क्वेश्चन में कहा गया रॉ मटेरियल हमने परचेज इतने का किया है, उसको लाने पे इतना भाड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेट परचेज है, अगर आपसे ये पूछा जाए नेट परचेज कितना होगा, तो नेट परचेज का मतलब ये होगा 80,000 तो आपको वो गुड्स खरीदने में लग गए, प्लस में 3,000 रुपीज उसको लाने में लग गए, तो टोटल मिलाकर आपने नेट परचेज जो किया वो 83,000 का किया है। ये माइंड में रखना आप अपने, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है डायरेक्ट लेबर है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट हो, प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइम कॉस्ट आ जाता है। इनडायरेक्ट लेबर जो होता है वो हमारा फैक्ट्री में जाता है, सिंपल सी बात है, ये हमारा फैक्ट्री का होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में होता है, फैक्ट्री का पावर दिया हुआ है, ऑफिस का पावर दिया हुआ है, तो शोरूम का दिया हुआ है, तो ऑफिस वाला ऑफिस में, शोरूम वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, फिर हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है ये फैक्ट्री में जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन है, ये बेटा एमडी रेम्युनरेशन जो होती है वो ऑफिस होती है। फैक्ट्री इंश्योरेंस जो है ये फैक्ट्री वाले में आएगा, फैक्ट्री है। डेप्रिसिएशन और मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में आता है। सेल्स पे कमीशन जो होता है वो सेलिंग वालों का होता है। रेंट फैक्ट्री का तो फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस का तो ऑफिस में जाएगा, शोरूम का तो सेलिंग में जाएगा, और लास्ट वन जो है वो है आपकी सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको क्वेश्चन बनानी है जिसके अंदर तो ये चीज निकालनी है, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट। चलिए वन बाय वन हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि आप मान के चलो कि आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, स्पेसिफिक कॉस्ट शीट बनानी है। पहले आइडेंटिफाई करो सिंपल कॉस्ट शीट होगी या ये स्पेसिफिक कॉस्ट शीट होगी। तो क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो ये स्पेसिफिक कॉस्ट शीट की बात कर रहा है। तो स्पेसिफिक कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, वही डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो उसके लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे जो कि हमारे पास 10,000 है, ठीक है, ये आपने ले लिया 10,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो कि मैंने आपको निकाल के दिखा दिया 83,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,000 है। ये टोटल क्या, तो ये 81,000 आ गया प्लस माइनस करने के बाद। डायरेक्ट लेबर जो है आपके पास 70,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से उठा लिया मैंने डायरेक्ट लेबर, ये यहाँ से उठा लिया, ठीक है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं इसमें बच्चे। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो हम लोग ऐड करेंगे वो हम लोग क्या लेंगे, देखिए जरा। फैक्ट्री ओवरहेड जो लेने वाले वो है हमारा, फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर ले लो पहले। फर्स्ट तो आप इनडायरेक्ट लेबर ले लोगे, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर के बाद आप लोग क्या करोगे, पावर लोगे, फैक्ट्री का पावर, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था, इंश्योरेंस दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन और मशीनरी दी थी और रेंट दिया हुआ था। ये सारे आइटम दिए हुए थे तो हमने इसको ले लिया, इसका सम किया 146,000 आ गया। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट जब आएगा तो फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस कर देंगे, ये हमारे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फिर इसमें ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड को ऐड करना है। तो ऑफिस के खर्चे जो होते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने देखा था ऊपर, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे पास एक्सपेंस दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आपका 5,000, ये रहा, देखिए जरा ये ध्यान से देखिए, ये रहा 5,000, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा आपका 5,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर इसके बाद आपका आएगा पावर इसके नीचे दिया हुआ फैक्ट ऑफिस वाले के बाद आ जाएगा MD की सैलरी, ठीक है, MD की सैलरी ले ली। फिर उसके बाद आ जाएगा रेंट, रेंट ले लिया, और फिर उसके बाद ख़त्म। बस इनको टोटल कर दो, ये आपके पास आ जाएगा। टोटल किया तो ये आपके पास आया, तो ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आया है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, ऐड करने वाले ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जैसे ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। फिर उसके अंदर हम लोग माइनस क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि ऊपर दिया हुआ है, इसको ले लिया, और ये हमारे पास COGS आ जाएगा। COGS के बाद हमारा वर्क जो होता है, वो हमारा काम क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेना। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में पावर आ गया आपका, ठीक है, पावर दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, ये तीनों ले लिया हमने। और जैसे तीनों को ऐड किया तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, और सेल हमारे पास दी हुई है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है वो कैसे किया जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले रॉ मटेरियल दिया हुआ है December 1, December 31, ऊपर देखिए रॉ मटेरियल WIP दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, ये December 1 और December 31 ये क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग है। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, ये दिया हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है सीधा, ठीक है। डायरेक्ट लेबर जो है वो 16,000 है, जो कि 160% है फैक्ट्री ओवरहेड का, इसकी ट्रीटमेंट बाद में कर लेंगे। सेलिंग एक्सपेंस 3400 है, एडमिन एक्सपेंस 2600 है, जिसमें 600 की कॉस्ट एब नॉर्मल है। बेटा मैंने आपको पहले बताया था एब नॉर्मल कॉस्ट को हमेशा हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको निकाल के चलेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देंगे तो 2000 आज का एडमिन एक्सपेंस आ जाएगा, सेल्स दिया हुआ 75,000। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक लेंगे, रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है,
और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर आपके पास जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ 16,000 ले लिया। ठीक है, फिर प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में वर्क फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटा, ये रही। ठीक है, ये उठा के अब इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। इसको करने के लिए डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में कितना है, डायरेक्ट लेबर कहा गया 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है, तो 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है तो 160% को नीचे ले गए। जैसे 16,000 को 160% से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, यानी फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू आ जाएगी 10,000, जिसको हमने यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, और जैसे यहाँ पे चिपकाया तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 8,000 था, जो हमने ऊपर देखा, क्लोजिंग इतना था, माइनस कर दिया, ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड जो कि हमारे पास 2,000 है, 600 को हटा देंगे, या हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमने ऊपर देखा कि कितना दिया हुआ है, हमारे पास 14,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग इतना दिया हुआ है तो माइनस कर दिया। ये हमारे पास COGS आ गया। COGS में सेलिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, ये 3,400 दिया हुआ है, इसको उठा के क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आने के बाद हम लोग देखेंगे कि बेटा ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आने के बाद हम लोग देखेंगे कि सेल्स हमें दी हुई है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है, ये देखिए 7,500 दी हुई है। ठीक है, तो 7,500 सेल्स दी हुई है तो सेल्स को यहाँ लिख देंगे 75, और इसके बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा ये 16,200, ये प्रॉफिट आ जाएगा। सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मैंने सेकंड क्वेश्चन जो समझाया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, जैसे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं, तो तीनों गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं। ठीक है, देख लिया हमने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के दे रखा है, फैक्ट्री कॉस्ट भी दे रखा है, फैक्ट्री कॉस्ट भी निकाल के दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है, ये मिसिंग वाले क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट लेबर यहाँ पर कितना होना चाहिए देखते हैं। तो डायरेक्ट लेबर जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो ये मिसिंग में निकलेगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम लेते हैं, फॉर्मूला जैसे अप्लाई करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इतना था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इतना था, लेकिन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये आपके पास नहीं था, लेकिन रॉ मटेरियल कंज्यूम सीधा 1,93,000 दिया हुआ था। तो इन दोनों में से दोनों को प्लस कीजिए, इसको और इसको प्लस किए और इसमें से माइनस कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर तो है नहीं, तो इस पर सर्कल कीजिए, इसको लिख लीजिए, डायरेक्ट लेबर लिख लीजिए, लेकिन वैल्यू मत लिखिएगा। फिर प्राइम कॉस्ट पता नहीं सर। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,67,000, देखिए क्वेश्चन में ये आपके पास दिया हुआ है 1,67,000, लिख लिया। ठीक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पता नहीं सर, हमें नहीं पता कितनी दी हुई है, छोड़ देंगे, लिख देंगे लेकिन वैल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू भी नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू भी नहीं लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ है, लिख लेंगे। नेट फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है इसे नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं बेटा, इसे नेट फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, जो कि दिया हुआ है, तो लिख लेंगे बेटा, लिख लो। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड सर नहीं दिया हुआ, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो दिया हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दो भाई, फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख दो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिख दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 30,000। बहुत सिंपल है, चलिए आगे देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है, दिया हुआ है तो दिया हुआ है तो लिख दो आप इधर, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो इसमें प्लस माइनस करने पे COGS आ जाएगा। अब नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से देखिए, नीचे से ये स्टार्ट किया, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ तक तो आ गया था। अब इसके बाद देखिए, अगर इसमें मैं उल्टा जाऊँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मुझे करना क्या है, ये जो माइनस का है इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, और जो प्लस का है उसको माइनस कर दो, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं। अब जब ये वैल्यू आ गई, तो ये जब वैल्यू आ गई है तो ध्यान दीजिएगा, ये जब वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, कहाँ गए,
ये जब वैल्यू आ चुकी है, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू आ चुकी है, तो इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू क्या कर दो, ऊपर जाओ, ऊपर जाते वक्त क्या करोगे, ये वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे, प्लस का है तो माइनस, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, और जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग देखेंगे जरा, इसमें से, इस वैल्यू में से, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया द फॉलोइंग डेटा परटेन्स टू ए कंपनी, जो भी है मिसिंग फिगर है। बेटा मिसिंग वाले जो मैं क्वेश्चन बड़े स्पीड में करवाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन एक कर चुके हैं। मिसिंग वाले क्वेश्चन का एक तरीका यही है, अब सारे आइटम को डाल दो। पहली बात तो इसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सिर्फ फिनिश गुड्स के बारे में लिखा है, तो लास्ट में जाके सिर्फ ट्रीटमेंट करना ओपनिंग क्लोजिंग की, स्पेसिफिक लास्ट में बनेगा। बाकी फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सिंपल कॉस्ट शीट बनेगी। तो डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया, प्लस में डायरेक्ट लेबर लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कितना है, ये रहा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये लिख दिया। प्राइम कॉस्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो लिख दो, लेकिन ये वैल्यू छोड़ दो, सर्कल कर दो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है सर, बिल्कुल नहीं दिया हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड क्वेश्चन में कहेगा, नहीं कहा गया तो जीरो ले लीजिए आप। ठीक है, आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन में कहा गया, यस दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बिल्कुल दिया हुआ है सर, दिया हुआ है, ये ले लिया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP बिल्कुल दिया हुआ है, ये भी ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, जैसा फॉर्मेट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा COGS आ जाएगा। COGS की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है सर, ये देखिए, ये सामने ये वैल्यू दी हुई है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल्स है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, देखे जरा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थिंक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, 1878 दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP फिनिश गुड्स आई थिंक ये नहीं दिया हुआ, ये आपके पास नहीं दिया हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स दिया हुआ, यस दिया हुआ 94 कर दो, तो COGS आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है, COGS तक की वैल्यू आपने निकाल ली है। ठीक है, COGS तक की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो जब COGS तक की वैल्यू आ चुकी है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। COGS की वैल्यू आ गई है तो हम लोग आगे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे 0 है, ये 1878 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो ये 1878 आ जाएगा, इस पूरे में से 0 है, ये 1878। फिर प्राइम कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, बिल्कुल दिया हुआ था, तो प्राइम कॉस्ट और इसके बीच का डिफरेंस जो आएगा ये आ जाएगा। बस क्वेश्चन फिनिश। तो इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं सीधा फिफ्थ क्वेश्चन पे। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन मैं सीधा सीधा समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल थर्ड का कॉपी है। रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, ये बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। तो हमने ये कर दिया, इसको हमने प्लस माइनस करके क्या निकाल लिया, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया। डायरेक्ट लेबर जो था क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये रहा डायरेक्ट लेबर, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है चलिए देखते हैं। डायरेक्ट लेबर जो है क्वेश्चन में, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, चलिए कोई नहीं, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है वही वाला। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन जो है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग समझ लेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपका एग्जाम में जो भी कॉस्ट का क्वेश्चन आएगा वो रहेगा नहीं। वो श्योर है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपके कोई क्वेश्चन रहने वाले नहीं है। ठीक है, तो आप ये लास्ट क्वेश्चन है कॉस्ट का, इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और देखिए। ठीक है, एक बार ना समझ में आए तो 2 बार पॉज करके देखिए, लेकिन मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। जैसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मटेरियल परचेज किया वो भी दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है। इनसे तो हम प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे। एक चीज तो श्योर है कि जब ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल के बारे में दिया गया होता है
तो हमें ये श्योर होता है कि हमें स्पेसिफिक कॉस्ट शीट बनानी है। लेकिन बात इतनी है कि बस इसके बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में, बाकी वो WIP, फिनिश कोर्स, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर तक प्राइम कॉस्ट तक स्पेसिफिक बनाएंगे और उसके बाद सिंपल कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो देखिए, आप लोग ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं, उसमें रॉ मटेरियल परचेज को प्लस करते हैं, लेकिन इससे पहले मटेरियल लाते वक्त अगर कोई एक्सपेंस हुआ है तो उसको ऐड करेंगे। जैसे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वेजेस तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ठीक है, इसको फैक्ट्री में डाल दिया। ये सैलरी टू एडमिन स्टाफ, ये ऑफिस वाला हो गया। फ्रेट इनवर्ड, यस मिल गया, इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 832 और ये 32 864 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। साथ के साथ लिख लेते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पे लिख लिया 188,000 यहाँ है तो इसको हमने यहाँ डाल दिया। फिर क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है तो 2 लाख हमने यहाँ डाल दिया। और ये हमारा ये है नेट परचेज, तो ये डाल दिया, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये रहा क्वेश्चन में 2,38,400, इसको ले लिया तो ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है। प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए फैक्ट्री ओवरहेड की कुछ एक्सपेंसेस देखी जाएंगे, जैसे कि इनडायरेक्ट वेजेस को ले लो, उठा लो यहाँ से, ये फैक्ट्री का है। फ्रेट आउटवर्ड छोड़ दो, सेलिंग का है। कैश डिस्काउंट इग्नोर करेंगे, एबनॉर्मल है। बैड डेब्ट्स एबनॉर्मल है। रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी इसको ले लेंगे, ठीक है। दो चीज़ें हो गई, तो रिपेयर एंड प्लांट एंड मशीनरी इसको ले लिया और आपने इनडायरेक्ट वेजेस को ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद हम लोग किसके इसको लेते हैं फैक्ट्री में। फिर रेंट एंड रेट्स फैक्ट्री का दिया हुआ है, इसको ले लो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस छोड़ दो। फैक्ट्री का जो है प्लांट एंड मशीनरी इसको ले लो, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है प्लांट एंड मशीनरी पे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री का ये ले लो। फ्यूल चार्जेस फैक्ट्री में यूज़ होते हैं, ये ले लो। और बस ख़त्म, इन सबको ले लिया। फिर इसके बाद लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्वेश्चन में कहा कि मैनेजर जो है वो अपना टाइम जो है एक्सपेंड कर रहा है, वो 20% फैक्ट्री में देता है और 80% ऑफिस में। तो 20%, अगर मैं 48,000 का 20% निकालना चाहूँ तो मेरा 48,000 का 20% 9600 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैंने 1 बाय 1 ले लिया। अब इनको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप आगे देखते हैं, ये इससे हमारा क्या आ गया, इससे हमारा आ गया फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद हमारा मेन काम क्या रह जाता है। फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद अब इसमें हम ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड लेंगे। तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग येलो वाले से ब्लू वाले से देख लेते हैं। ऑफिस का खर्चा जो होता है वो सैलरी दी गई है स्टाफ को, ये ले लिया, ठीक है। फ्रेट छोड़ दो, इनवर्ड हो चुका है। आउटवर्ड बाद में देखें, सीलिंग वालों को होता है, ठीक है। रेंट रेट्स, ये रहा रेंट्स, इसको भी ले लो, 2 हो गए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो होता है वो ट्रैवल का काम होता है, सेलिंग वाले करते हैं, ठीक है, छोड़ दो इसको भी। सेल्समैन से सैलरी, ये भी सेलिंग वालों को होता है। फर्नीचर डेप्रिसिएशन पे 3 मिल गया, ठीक है, 3 आइटम हो गए। फिर डायरेक्टर फीस भी भाई साहब ऑफिस में ही होता है, ठीक है, ये भी ले लिया, 3 4 हो गए। फिर उसके बाद जनरल चार्जेस ले लो, ये भी फैक्ट्री ऑफिस में होता है, तो 5 हो गए। तो 5 हो गए और मैनेजर सैलरी बाकी का 80% जो बच गया वो ले लीजिए, 6 हो गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 आइटम ले लिए। अब आगे देखते हैं, आगे इसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो आता है उसे कहते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इसके अंदर हम लोग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड करेंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, जैसे नीचे से देख लीजिए। मैनेजर सैलरी हो चुका, जनरल चार्जेस हो चुका, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सीधा ऊपर जाइए, सेल्समैन की सैलरी। जैसे ये क्वेश्चन में सेल्समैन की सैलरी दी हुई है, तो भैया सेल्समैन की जो सैलरी है इसको हम लोग चाहे तो ये भैया ये हमारा सेलिंग का खर्चा होता है, ट्रैवलिंग वाला होता है। 2 हो गए, ठीक है, आगे चलते हैं। 2 होने के बाद ऊपर देखिए फ्रेट आउटवर्ड था, 3 हो गए। ये तीनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तीनों को क्या कर देंगे हम लोग, फ्रेट आउटवर्ड को ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं, फ्रेट आउटवर्ड जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हमारे पास तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है कि भैया इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट, जो कि आई थिंक क्वेश्चन में इतना ही निकालना था, यहीं तक निकालना था। देखिए क्वेश्चन मैच हो गया, आंसर 15,12,800 और ये हमारा आंसर आया 15,12,800, ठीक है।
आई थिंक आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जॉब बैच कॉस्ट सेट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, इसके 2 क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस करने के बाद ये कॉस्ट शीट ख़त्म हो जाएगी। बाकी रिकन्सलेशन जो है वो थोड़ी देर में डालता हूँ मैं, 1 से 2 घंटे बाद आपका रिकन्सलेशन की वीडियो भी आ जाएगी, और फिर उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग सारी कंटिन्यू डालता जाऊँगा। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं एक और सेट। तो जॉब एंड बैच कॉस्ट शीट क्या होती है? देखो, कॉस्ट शीट की ही तरह होता है, इसमें कोई चीज़ डिफरेंट नहीं होती है। कॉस्ट शीट की तरह ही फॉर्मेट होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है, इसकी मीनिंग समझ लो। तो जॉब का मतलब होता है जैसे हम किसी भी चीज़ को जब बना रहे होते हैं ना, तो उसकी कई सारी ब्रांचेस होती है। कई सारे ब्रांचेस का मतलब है कि लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरिंग में ही आप देख लो, एक होता है मशीनों पे चीज़ों को बनाया जाता है, एक होता है जहाँ पे पैकिंग किया जाता है, पैकिंग करने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, और किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है। फिर उसके बाद आप देखते हो उस पैकिंग को होने के बाद बॉक्स में पैकिंग करने के बाद उस पर ब्रांडिंग करने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज जो वर्क कर रहे होते हैं, इन सभी डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट आती है वही आपकी जॉब एंड बैच कॉस्टिंग कहलाती है। देखिए, कॉस्टिंग इज द प्रोसेस of finding total cost of producing a product or providing a service। कॉस्टिंग प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट के या सर्विस की टोटल कॉस्ट निकालते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन। 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स आर जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे, आपका प्रोडक्शन किस नेचर का हो रहा है। Job costing is a method of costing used when production is carried out according to specific customer requirement. Each job is treated as separate unit at its cost is calculated individual। सीधी सी बात है, जब भी आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो उसकी एक सेपरेट यूनिट जो होती है, ये सारी की सारी जॉब वाइज होती है। डेफिनेशन, जॉब कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग मेथड इन विच कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड एक्यूमुलेटेड फॉर each जॉब सेपरेटली टू डिटरमाइन द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द दैट जॉब। जिस जॉब पे जो भी काम हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, वो देखा जाता है। फिर आता है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग वेयर अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज वन कॉस्ट यूनिट। इट इज एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखते हैं। अगर हम उसे बैच में डिवाइड कर देते हैं, ये बैचेस में इतनी चीज़ों को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा कुछ तो आपको थ्योरी नहीं पढ़ना, समझना यही है कि इसका फॉर्मेट सेम होता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड किया, प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या किया, वर्क कॉस्ट को ऐड किया, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, वर्क कॉस्ट आ गया। फिर एडमिन ओवरहेड को ऐड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। फिर प्रॉफिट, एंड देन फिर आपके पास सेलिंग करोगे तो ये आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ऐड करोगे तो ये रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन ऑफ बैच होता है टोटल। ये सब चीज़ें छोड़ सकते हो, आप सीधे आ सकते हो इसके न्यूमेरिकल्स पे आओगे, आप सीधा न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पार्ट कवर करते हैं, यही एग्जाम में आना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया एक जॉब नंबर 415 है, स्टैंडर्ड रेडियो कंपनी है, जो कहती है कि हमारा मटेरियल पे जो एक्सपेंस होता है, मटेरियल पे एक्सपेंडिचर होता है, वो ऑलमोस्ट 4010 रुपीज़ होता है, जिसमें वेजेस, एक बात याद रखना, जो आपका वेजेस होता है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितने घंटे काम मजदूर करते हैं वेजेस पे, उतना ही ओवरहेड पे भी टाइम लगेगा। जितने आवर्स वेजेस में काउंट किए जाएंगे उतने ही सभी में काउंट किए जाएंगे, बाकी सारे एक्सपेंसेस में उतने ही आवर्स होंगे। जैसे कि डिपार्टमेंट ए में कितने घंटे काम हो रहा है, 60 घंटे, तो 60 घंटे सब में लेने हैं, इसमें 40 घंटे और इसमें 20 घंटे, तो ऐसे लेना है। तो वेजेस को तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो टोटल वेजेस आ जाएगा डिपार्टमेंट ए का, और टोटल करके लिख दोगे। फिर ओवरहेड एक्सपेंस के बारे में कुछ कहा गया। ओवरहेड एक्सपेंस 2 तरीके के हैं, एक वेरिएबल है और एक फिक्स है। तो बेटा, अगर आपके पास क्वेश्चन में ओवरहेड जो है वो वेरिएबल और फिक्स दोनों ही मेंशन किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। जॉब एंड बैच कॉस्ट रेट में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें एक पर्टिकुलर,
ज़्यादा ट्रांजैक्शन इसमें दी नहीं होती है, नॉर्मल मेन ट्रांजैक्शन होती है, इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ओवरहेड एक्सपेंस का क्या, डिपार्टमेंट ए में 25,000 रुपीज़ खर्च होते हैं वेरिएबल में, 5,000 लेबर आवर्स अगर यूज़ करेंगे तो। अरे भाई जब यूज़ करेंगे तब तो, लेकिन यहाँ पे तो टोटल 60 आवर्स यूज़ हुए हैं। ओहो, तो यानी एक आवर्स के कितने लग रहे हैं, 1 आवर्स के कितने लग रहे हैं, 5 रुपये पर आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 3,000 लिए जा रहे हैं, कितने के, 3,000 लिए जा रहे हैं 1,500 के। ठीक है, तो 3,000 1,500 के। अच्छा ये 25,000 नहीं है, ये 5,000 है, थोड़ा सा करेक्शन है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, 5,000, 3,000 1,500 आर के लग रहे हैं, 2,500 आर के लग रहे हैं, तो इनको डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। चलो एक बार करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले तो हमने मटेरियल देख लिया, मटेरियल जो है हमारा सेम आ जाएगा, और जो ये था 60 को 3 से जो ऊपर दिया गया था इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसका आर्स आ जाएगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये आपके पास वेजेस आ गया। ध्यान से देखिए, तो मैंने यही किया, तो ये 360 आ गया। ठीक है, 360 आने के बाद फिर हम लोग आएंगे ओवरहेड पे। ओवरहेड वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया वेरिएबल फिक्स है, तो घंटे तो उतने काम होंगे। 60 आवर्स यहाँ भी ले लिया, 40 आवर्स यहाँ भी ले लिया, 60 40 सेम है देखिए, और 20 आवर्स। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग जो है वो 1 घंटे के 1 रुपये लगते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। इसको निकालने के लिए नीचे आते हैं, ए बी सी 3 डिपार्टमेंट ले लेते हैं। वेरिएबल टोटल खर्चा कितना हो रहा है सर, 5,000 पे कर रहे हैं, 5,000, 25,000 है, वहाँ पे 5,000 कर लीजिएगा। 5,000, 3,000, 2,000, कितने घंटे के, 5,000 आवर्स के, 1,500 आवर्स के, 500 आवर्स के। तो इसको डिवाइड कर दो, 1 घंटे के 1 रुपये लगते हैं, 1 घंटे के 2 रुपये, और 1 घंटे के यहाँ पे 4 रुपये लगते हैं। यानी हर डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स अलग अलग है। ठीक है, फिक्स ओवरहेड कितना है सर, 20,000 रुपीज़ है, 10,000 घंटे काम हुआ है तो 2 आवर्स आ जाएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन पे आता है, ध्यान से देखिएगा। जो वेरिएबल है 1 आवर्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स ले लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है फिक्स पे। फिक्स पे 60 घंटे ये, 40 घंटे ये, 20 घंटे ये, 60, 40 और 20 तीनों को ऐड कर दो, 3, क्योंकि टोटल इतने घंटे काम हो रहे हैं, तो इतने घंटे से 2 रुपीज़ आवर से ये वर्किंग नोट से निकाला, ये आ गया। इसको प्लस किया, ये आ गया। क्वेश्चन में जरा ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। ऊपर क्वेश्चन में कहा गया है सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट जो है 25% है, यानी 1/5 है। 1/5 है, आपको याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस जब दिया होगा तो इसका 1/4 कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक है, वही हम करते हैं, 1/4 कर लेते हैं, तो 1/4 करेंगे, 1/4 कर लेंगे, और सॉरी 25% है, 25% तो 1/4 होता है, सॉरी 1/4 होता है सेलिंग प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस का हमेशा जितनी वैल्यू ये होती है वो उसमें से माइनस कर दी जाती है, तो यानी 1/3 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस पे हमेशा कम होता है, तो 1/3 कर देंगे। 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 देखते हैं कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस इतना है, इसका 1/3 कर दिया, ये 1610 आ गया, और 1610 को प्लस कर दिया, ये हमारा 6440 आंसर आ जाएगा। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सेकंड से पहले हम लोग एक 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th यानी थर्ड क्वेश्चन, ये कर लीजिए। ये देखिए जरा क्वेश्चन में क्या गया है, मटेरियल इशूड जो है वो 6,000। ठीक है, हमने मटेरियल इशू ले लिया 6,000। प्रोडक्टिव वेजेस जो है 4,600 है, 500 डायरेक्ट वेजेस है। ठीक है, तीनों को ऐड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आ गए। वर्क ओवरहेड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। वर्क ओवरहेड का आ गया 60% ऑन प्रोडक्टिव वेजेस। जो प्रोडक्टिव वेजेस ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है 4,600, इसका 60%, इसका 60% निकाल लो, जो आएगा मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये रहा, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट कर दी। ये मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, टोटल किया। अब फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ये बारे में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा। ऑफिस ओवरहेड क्या कह रहा है, ऑफिस ओवरहेड कह रहा है कि भैया जो ऑफिस ओवरहेड है वो 12.5% ऑन वर्क कॉस्ट है। वन वर्क
कॉस्ट, इसका मतलब थोड़ा सा समझिए बेटा, ये वर्क कॉस्ट की बात कर रहा है, तो वर्क कॉस्ट आपके पास कितना आया हुआ है? वर्क कॉस्ट तो 13860 आया, इसका 12.5% निकाल लो तो ये आ जाएगा, और इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये आ गया टोटल कॉस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गया, 15% ऑन सेलिंग प्राइस, यानी 15% का मतलब है 3/5 ऑन सेलिंग प्राइस। मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस पे जाना है क्योंकि कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो इस वाली वैल्यू को इसमें से माइनस कर देते हैं। ऊपर तो 3 रहेगा और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, सेलिंग प्राइस है, 2 मिनट, सेलिंग प्राइस है 3/15%, तो 15% 5 के टेबल से गया, 2 मिनट ये गलत कर दिया मैंने। 15% का मतलब कितना होता है, 15% जो है वो क्वेश्चन में देखिए ज़रा, 15% जो होता है वो हमारा होता है, ये रहा 15%, 15/100, तो डिवाइड करेंगे 3 और 20 आ जाएगा। अच्छा ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें तो 3/17 आ जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, और इसको ये पर प्लस कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में तो ये आना ही है भाई। देखो अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं कह रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ, एग्जाम में आपका क्वेश्चन रहने वाला। क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल इतना है, डायरेक्ट वेजेस ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा कॉस्ट शीट है वैसी कॉस्ट शीट बनाओ, ये जैसे दिया हुआ है, ठीक है। 2013 की कॉस्ट शीट बना दी, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया गया, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया दिया हुआ है, एडमिन ओवरहेड दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है। ये प्लस करते कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। क्वेश्चन में 60,900 का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, प्लस कर देंगे तो सेल्स आ जाएगा। ये सब होने के बाद ये कॉस्ट शीट हमने बना दी। क्वेश्चन मेन है जो वो नीचे का आ गया, 2014 की एक कॉस्ट शीट बनाई है जिसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 1,20,000 है और डायरेक्ट लेबर जो है वो 75,000 है। व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस, दी जॉब, सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो दो चीज़ें तो हमें निकाल के दे दी गई है, दो चीज़ दी हुई है, बाकी उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और प्रॉफिट, इन चार चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये चार चीज़ें कैसे निकालनी है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इस तरीके से निकालना है। इसमें कहा गया है ये सेम रेट ऑफ प्रॉफिट होगा, जो पिछले साल का प्रॉफिट हुआ है उसका रेट निकाल लो, सेम रेट इस साल भी होएगा प्रॉफिट, ठीक है, वो तो हम देख लेंगे। और आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया फैक्ट्री इंटेंड टू सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल एज्यूमिंग दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैव गॉन अप 15%। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड जो है वो 15% से बढ़ गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, फैक्ट्री रिसीव, ये सारी चीज़ें हो गई। और एज्यूमिंग दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैव गॉन अप 15%। ठीक है 15% बढ़ गया। और क्वेश्चन में कुछ डायरेक्ट मटेरियल तो थी, ठीक है, और एक नीचे नोट दिया हुआ है, फैक्ट्री रिकवर फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। एंड एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट प्रॉफिट। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड निकालते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का कहा गया, तो डायरेक्ट वेजेस हमारे पास कितना है 40, फैक्ट्री ओवरहेड 45,000 है तो लिख लिया, और डायरेक्ट वेजेस 75,000 है, ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो इसका निकाला तो ये हमारे पास टोटल आ गया 60%, ठीक है, ये हमारे पास 60% की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग एडमिन ओवरहेड निकालेंगे। एडमिन ओवरहेड जो है वर्क कॉस्ट के बारे में कहा गया है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है एडमिन ओवरहेड जो है वर्क कॉस्ट का, तो वर्क कॉस्ट 2,10,000 है और एडमिन ओवरहेड 42,000 है, तो ये ले लिया, तो ये आ गया 20%। फिर इसके बाद प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस तो ये दिख रही है 3,04,500 और प्रॉफिट इतना है, तो 20% आ गया। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे से बताया गया है। क्वेश्चन में कहा गया 15% से वो बढ़ जाती है, तो पहले कितना था, इतना था, इतनी वैल्यू, इसमें इतनी बढ़ गई, और उसके बाद कहा गया
उसके बाद जो है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नीचे लिखा हुआ है, वो जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो वर्क कॉस्ट का जितना परसेंट होगा, तो वर्क कॉस्ट 2,10,000 और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये आया है तो ये आ जाएगा। अब इसी से हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था, ले लिया, ठीक है ले लिया, ये भी ले लिया, डायरेक्ट लिया, प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो क्वेश्चन में क्या कहा गया, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपका जो होगा वो इस क्वेश्चन में साफ साफ हमने निकाला था। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमारा 60% है, किसका, डायरेक्ट वेजेस का। तो डायरेक्ट वेजेस का ये रहा, डायरेक्ट वेजेस 75,000 का आप 60% निकाल सकते हो, ऊपर हमने निकाल रखा है तो 60% निकाल लिया, ठीक है। फिर इसके बाद एडमिन हो रहा है 20% है, 20% निकाल लेंगे। 20% किसका है, फैक्ट वर्क कॉस्ट का। तो यहाँ पे वर्क कॉस्ट कितना है, 2,40,000, 2,40,000 का हमने क्या किया, 20% निकाल लिया, तो 20% ये निकाल लिया, 48,000 सीओजेस आ गया। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में ये आ रखा है 28.75, किसका, वर्क कॉस्ट का। तो इसका वर्क कॉस्ट का हमारे पास ये दिया हुआ 2,40,000, 2,40,000 का हम क्या करेंगे, 2,40,000 का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालेंगे। फिर 20% ऑन हमारा टोटल कॉस्ट का प्रॉफिट है, तो ये हमने ये डाल दिया, ये हमारे पास आंसर फाइनल आ चुका है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं आपसे यही कहूँगा, आप इतना कर लीजिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में। जॉब एंड बैच कॉस्ट शीट ख़त्म हो गया, कॉस्ट शीट भी ख़त्म हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक काम करिएगा, इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी थोड़ी देर में 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको रिकन्सिलेशन का टॉपिक देने वाला हूँ, फिर उसके बाद प्रोसेस का। बस इतना कर लीजिए, एग्ज़ाम में 60 मार्क्स तो पूरे हो जाएंगे भाई साहब। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और दूसरी बात, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ यार, बहुत मेहनत होती है यार वीडियो बनाने में, इतने सॉल्यूशन करने में, नोट्स बनाने में। सब्सक्राइब तो कर दो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है तुम लोगों का, मतलब वीडियो देखते हो फिर उसके बाद अपना काम निकल जाता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वही वाली बात है। फिर टेलीग्राम पे मैसेज करते हो सर प्लीज़ पीडीएफ भेज दो, लेकिन सब्सक्राइब टेलीग्राम में 70 से ऊपर लोग ऐड हो गए हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन सिर्फ 30 आई है यार, हद होती है। कम से कम आप लोग सब्सक्राइब तो किया करो, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ही फ़ायदा होएगा। साथ के साथ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि वो लोग खुद सब्सक्राइब नहीं कर सकते, दोस्तों से करवा दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।